हेलो स्टूडेंट्स, गत 2 दिनों से हम बीए पार्ट फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत इंटीरियर ऑफ द अर्थ के ऊपर चर्चा कर रहे थे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए अब तक हमने प्राकृतिक साधनों में ज्वालामुखी के ऊपर चर्चा की है। इससे पहले अप्राकृतिक साधनों में ताप, दाब और घनत्व को लेकर के चर्चा की है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके ऊपर चर्चा की है। आज जो हमारा महत्वपूर्ण साक्ष्य एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए माना जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे और वह है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य, एविडेंसेस ऑफ सीस्मोलॉजी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं वेद प्रकाश यादव फिर से उपस्थित हूँ आज आपकी ऑनलाइन क्लासेज में। तो आइए हम चर्चा करते हैं भूकंप विज्ञान के साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, कैसी है, इस पर चर्चा करें। इससे पहले हमें यह समझना होगा कि भूकंप क्या है, भूकंप विज्ञान क्या है और भूकंप से संबंधित कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर अपने को यहाँ थोड़ी चर्चा की आवश्यकता है, ताकि जब भी हमारी इस वार्ता के दौरान वो शब्द आएँ तो हमारी समझ में आ जाएं, हम कहीं उनसे भटके नहीं। भूकंप भूपटल पर जो आकस्मिक कंपन होते हैं और जो भूगर्भ में उत्पन्न होते हैं उन्हें हम भूकंप कहते हैं। वास्तव में भूगर्भ में उत्पन्न होकर के जो कंपन हमारे धरातल तक आ जाते हैं, हमारे पटल तक, भूपटल तक आते हैं, उन्हें हम भूकंप कहते हैं। भूकंप विज्ञान की अगर बात करें तो यह वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय तरंगों का सीस्मोग्राफ द्वारा अंकन किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो यह भूकंप विज्ञान है। भूकंप से संबंधित 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जो एक महत्वपूर्ण बिंदु पृथ्वी की धरातल के ऊपर होता है और एक महत्वपूर्ण बिंदु पृथ्वी के धरातल के नीचे होता है, भूगर्भ में होता है। उन दोनों के ऊपर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एक को कहते हैं हम भूकंप मूल, फोकस। फोकस वह पॉइंट है जो भूगर्भ के अंदर स्थित है, जहाँ से कंपन सर्वप्रथम उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के बाद वह धरातल की ओर आगे बढ़ता है। तो भूकंप मूल या फोकस भूगर्भ में स्थित एक बिंदु है, एक स्थान है जहाँ से कंपन सर्वप्रथम उत्पन्न होता है। और यह कंपन धरातल पर सबसे पहले जहाँ पर अनुभव किया जाता है उसे हम कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र। इंग्लिश में इसे कहेंगे एपीसेंटर। तो इन दोनों स्थानों को, दोनों शब्दों को समझने की ज़रूरत है। भूकंप मूल, एक बार मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये भूगर्भ के अंदर होता है और अधिकेंद्र धरातल के ऊपर होता है। दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। भूकंप जब उत्पन्न होता है तो उसमें भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो भूकंप के समय भूकंप की कंपन द्वारा ये एक अपना मार्ग अपना करके आगे बढ़ती हैं। ये तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक तरंगें होती हैं जो सबसे तीव्र गति से चलती हैं। ये ठोस, तरल और गैस तीनों ही प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। द्वितीय प्रकार की तरंगें हैं जिनको द्वितीयक तरंगें कहते हैं, एस वेव्स कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। पहले वाली वेव्स को प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स भी कहते थे। एस वेव्स केवल ठोस पदार्थों
के माध्यम में ही चलती हैं। तरल पदार्थों से होकर के ये तरंगें नहीं गुजर सकती हैं, ये इनकी खास विशेषता है। इनकी जो गति होती है वो पी वेव से कम होती है। इसके बाद तीसरी तरंग आती है जिसको हम धरातलीय तरंग कहते हैं या एल वेव्स कहते हैं, और ये अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं एल वेव्स, और ये सर्वाधिक विनाशकारी भी होती हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। भूकंपीय जो तरंगें हैं वो भूकंपीय छाया क्षेत्र जो भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री व 140 डिग्री के बीच का क्षेत्र होता है, वहाँ कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती, अर्थात वहाँ कोई भी भूकंपीय तरंगें सीस्मोग्राफ रिकॉर्ड नहीं करता। और ये जो क्षेत्र है इसको भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। यहाँ कोई भूकंपीय तरंग भूकंपीय छाया क्षेत्र में नहीं आती है। भूकंपीय तरंगों के भ्रमण पथ और उनकी गति के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये तरंगें समान घनत्व वाले जो भाग हैं उनमें सीधी चलती हैं। इनका मार्ग सीधा रहता है, मार्ग से विचलन नहीं होता है, किंतु भूकंप केंद्रों पर इन लहरों के अंकन से ज्ञात होता है कि ये लहरें एक सीधी दिशा में न चलकर वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भीतर जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसके घनत्व में विभिन्नता मिलती है, और उस भिन्नता का परिणाम है कि उनका मार्ग भी सरल रेखीय न होकर के वक्राकार हो जाता है। चूंकि आंतरिक भाग की ओर घनत्व पृथ्वी का बढ़ता है, ये हमने इससे पहले चर्चा कर ली है। अतः जो हमारा अंदर का क्षेत्र है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है जिसको कोर कहा जाता है, ये लहरें वहाँ पर वक्राकार होकर के सतह की ओर अवतल हो जाती हैं। सतह की ओर ये इनका झुकाव हो जाता है। ये एस तरंगें हैं। चूंकि एस तरंगें तरल पदार्थ से होकर के नहीं गुजरती हैं, इसलिए 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई में जाकर के अर्थात भूक्रोड से ये विलुप्त हो जाती हैं। भूक्रोड में 2900 किलोमीटर के बाद इनका अस्तित्व नहीं देखा जाता है। तो इससे यह भी प्रमाणित होता है कि इस 2900 किलोमीटर गहराई से अधिक वाले भाग में चूंकि ऐस तरंगें नहीं पाई जाती हैं, इसलिए ये भाग तरल अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि ऐस तरंगें ठोस पदार्थ में गमन करती हैं, तरल पदार्थ में गमन नहीं कर सकती। तो ये 2900 किलोमीटर के आगे का गहराई वाला भाग है, ये इसका मायना ये है कि ये तरल अवस्था में होना चाहिए, जो केंद्र के चारों ओर विस्तृत होता है। चट्टानों के घनत्व में अंतर के साथ इन तरंगों की जो गति है वो 3 जगहों पर अधिक अंतर पाया जाता है। यदि हम भूपटल से पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर जाते हैं तो 3 ऐसे स्थान आते हैं जहां पर भूकंपीय तरंगों की गति में भिन्नता पाई जाती है। और ये गति की भिन्नता जो होती है ये क्यों पाई जाती है, इसके मायने ये हैं कि यहाँ पर इनके घनत्व में अंतर आता है, इनकी संरचना को लेकर के अंतर आता है, और इसी आधार पर भूकंपीय तरंगों को आधार मानते हुए, सीस्मोग्राफ की स्टडी को आधार मानते हुए ये कहा जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम 3 परतों में बांट सकते हैं। 3 परतें इसमें पाई जाती हैं। 3 परतों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो भूकंपीय जो तरंगें हैं, सीस्मोग्राफ है, सीस्मोलॉजी है, इसके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसको 3 भागों में मोटे तौर पर बांट रहे हैं। पहला है, उसको कहते हैं क्रस्ट, हिंदी में उसको कहेंगे
भूपर्पटी, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। औसतन मोटाई इसकी 30 किलोमीटर है। यह परत हल्के जो पदार्थ हैं उनसे बनी है। इसका घनत्व औसतन 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। यह सबसे कम घनत्व वाली परत है। इसके नीचे मेंटल है। मेंटल, जिसको अनुपटल के नाम से हिंदी में जानते हैं, ये भूपर्पटी के नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक इसका विस्तार है। और इसका जो ऊपरी भाग है उसको एस्थेनोस्फेयर या दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं। यही दुर्बलता मंडल ही है जहाँ से ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा धरातल पर पहुँचता है। लावा का मुख्य स्रोत यही क्षेत्र है। ऐस तरंगें 2900 किलोमीटर के बाद लुप्त हो जाती हैं, अर्थात जो हमारा मेंटल वाला भाग है, मेंटल ठोस सेलों से निर्मित है। 2900 किलोमीटर तक का भाग ठोस सेलों से निर्मित है। यहाँ तक ऐस तरंगें आती हैं, इसके बाद वो विलुप्त होती हैं। तीसरा भाग आता है कोर, जिसको हम भूक्रोड कहते हैं। ये भूक्रोड या कोर वाला जो क्षेत्र है, जो परत है, ये 2900 किलोमीटर से नीचे पृथ्वी के केंद्र तक 6371 किलोमीटर की गहराई वाला भाग है। जहाँ पृथ्वी का सबसे ये आंतरिक भाग है, उसका औसत घनत्व 11 है, अर्थात 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस भाग में ऐस तरंगें नहीं पहुंच पाती हैं। इसी आधार पर मानते हैं कि ये भाग तरल होना चाहिए। इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। इसका जो बाह्य भाग है, जो बाह्य भूक्रोड के नाम से जानते हैं, जो तरल अवस्था में मानते हैं, ये 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत माना जाता है। दूसरा भाग इसका आंतरिक भूक्रोड है। वो आंतरिक जो भूक्रोड है वो 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है। तो इस तरह से भूकंपीय तरंगों के आधार पर, भूकंपीय साक्ष्य के आधार पर, भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर हम ये जान पाए कि हमारी पृथ्वी हमारे भूपटल से लेकर के केंद्र तक 3 परतों में बटी हुई है। उन 3 परतों की चट्टानों में अलग अलग तरीके के पदार्थ हैं। इसी आधार पर उसमें अलग अलग घनत्व पाया जाता है। उनकी अपनी अलग प्रकृति है, अलग विशेषताएं हैं। इस आधार पर भूकंपीय तरंगों का व्यवहार वहाँ भिन्न भिन्न होता है। और इस भिन्न व्यवहार, इस भिन्न घनत्व के आधार पर ही हमें पृथ्वी की 3 परतें समझ में आती हैं। तो ये भूकंपीय साक्ष्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी भूपटल से लेकर के उसके केंद्र तक 3 परतों में बटी हुई है। अब आइए इसके ऊपर कुछ अनेक विद्वानों ने इसके ऊपर अपने विचार रखे हैं, अनेक जियोलॉजिस्ट ने इसकी स्टडी की है, जैसा हमने पूर्व में बताया था। और अब हम 1-2 जो महत्वपूर्ण स्टडी हैं, हालांकि बहुत अध्ययन इसके ऊपर हुए हैं, लेकिन केवल हम 1-2 अध्ययन की बात यहाँ पर करेंगे। एक स्वेस नाम के विद्वान हुए हैं। स्वेस ने इस पृथ्वी की परतों का वर्गीकरण किया है और उनके अनुसार भूपटल का ऊपरी भाग जो है वो परतदार सेलों का बना है। इस भाग के नीचे स्वेस ने रासायनिक संगठन के आधार पर 3 परतों की स्थिति बताई है। 3 परतों की स्थिति में वो कहते हैं, सबसे ऊपर की परत है उसको उन्होंने नाम सियाल दिया, जो अंग्रेजी के SIAL से बना है। दूसरा सीमा है, जो SIMA सीमा है, और फिर निफे है NIFE। ये अंग्रेजी के जो शब्द हैं इनका अपना महत्व है, क्योंकि ये 2-2 शब्दों के संक्षिप्त रूप से मिलाकर बनाए गए हैं। सियाल जो परत है, सबसे ऊपर की परत जो मैंने बताया, SILA, जो SI का मतलब सिलिका है और AL का मतलब एल्यूमिनियम है।
इस परत में सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है, इसीलिए इसको सियाल नाम दिया है स्वेस महोदय ने। इसका औसत घनत्व उन्होंने बताया 2.9 है और इसकी औसत गहराई उन्होंने 50 से 300 किलोमीटर तक बताई है। दूसरी इसके नीचे की परत है जिसको सीमा नाम दिया, जिसमें Si मीन्स सिलिका और Ma मीन्स मैग्नीशियम, इन दोनों तत्वों की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत का नाम इन्होंने सीमा रखा। औसत घनत्व बताया 2.9 से 4.7 के बीच में है और इसकी गहराई 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक विस्तृत बताई गई है। ठीक इसी प्रकार से सबसे निचली परत जो केंद्र के चारों ओर है उसको निफे कहा गया है। इस परत में निकिल और फेरियम Na+Fe, निकिल Na मीन्स निकिल और Fe का मतलब यहाँ है फेरियम, अर्थात निकिल और लोहे से बनी है, इसलिए इस परत का नाम निफे रखा गया। औसत घनत्व इसका 11 है और ये भू केंद्र तक विस्तृत है। भू केंद्र से जो सीमा की निचली परत है वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये स्वेस महोदय ने भी 3 परतें बताई हैं। इसी तरीके से एक और विद्वान का जो अध्ययन है उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे, वो है वांडरग्राट। वांडरग्राट ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 परतों में विभाजित बताया है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम 4 परतें हमें दिखाई देती हैं, उनके विभिन्न गुणों के आधार पर इन्होंने इसको वर्गीकृत किया है। नंबर 1 है जिसको इन्होंने आउटर सिलिका क्रस्ट कहा या आउटर क्रस्ट कहा। इस परत की मोटाई महाद्वीपों के नीचे उन्होंने 60 किलोमीटर बताई, अटलांटिक महासागर के नीचे 20 किलोमीटर, प्रशांत महासागर के नीचे 10 किलोमीटर। इस परत का घनत्व 2.75 से 3.1 तक बताया और यह परत सिलिका, एल्युमिनियम, पोटेशियम, सोडियम आदि तत्वों से निर्मित है। ठीक इसी प्रकार इसके नीचे आंतरिक सिलिकेट परत या मेंटल उन्होंने बताया, जिसकी मोटाई 60 से 1200 किलोमीटर तक बताई गई है। इस परत का औसत घनत्व जो है वो 3.1 से 4.75 के बीच में वांडरग्राट ने बताया और यहाँ सिलिका, मैग्नीशियम, कैल्शियम की प्रधानता पाई जाती है। इसके नीचे तीसरी परत को नाम उन्होंने दिया जोन ऑफ मिक्स्ड मेंटल्स एंड सिलिकेट्स। इस परत की मोटाई 1200 से 2900 किलोमीटर तक होती है। इस परत का घनत्व 4.75 से 7.8 तक पाया गया वांडरग्राट के अनुसार और इस परत में निकिल, लोहा, सिलिका, मैग्नीशियम आदि तत्वों का मिश्रण पाया जाता है, इसलिए इसको मिश्रित धातुओं तथा सिलिका की परत नाम दिया गया। और अंतिम जो परत उन्होंने बताई जो भूकेंद्र के आसपास है उसको धात्विक केंद्र का नाम दिया या धात्विक पिंड कहते हैं। मेटेलिक न्यूक्लियस इसको इंग्लिश में उन्होंने नाम दिया, जो 2900 किलोमीटर से भूकेंद्र तक विस्तृत है और इन्होंने भी बताया कि इसका घनत्व 11 से अधिक है। यह परत निकिल और लोहे से बनी है। तो विद्यार्थियों, भूकंप विज्ञान के ऊपर आधारित जो साक्ष्य हैं उनकी हमने चर्चा की। स्वेस महोदय की बात, उनके मत को हमने रखा, वांडरग्राट के मत को रखा। इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो भूपटल से लेकर के केंद्र तक भिन्न भिन्न विशेषताओं वाला है, जिसके घनत्व में अंतर है, जिसके तापमान में अंतर है, जिसकी चट्टानों, जिसके खनिज पदार्थों में अंतर है और उस भिन्नता के कारण इसका व्यवहार जो है वो भिन्न भिन्न होता है। भूकंपीय तरंगों का व्यवहार वहाँ भिन्न भिन्न होता है। ऐस तरंगें 2900 किलोमीटर के नीचे नहीं जा सकती हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो भाग तरल अवस्था में होना चाहिए या कम से कम ठोस अवस्था में, जो एक सामान्य ठोस की अवस्था है वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के अध्ययन। ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप इसको बहुत ध्यान से अध्ययन करेंगे। ये आपके लिए